नाउ वी आर कमिंग टू द फोर्थ राइट, दैट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है, मतलब कि इंडिया का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। यहाँ पर सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाता है और एक तरह से नेगेटिव मैनर में भी लिया जाता है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजन के अंदर इंटरफेयर भी नहीं कर सकती। इसकी वजह से कहा जाता है इंडिया अडॉप्ट्स सेक्युलरिज्म। ठीक है, तो इंडिया जो है उसने दिया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, क्योंकि पास्ट के टाइम में बहुत बार ऐसा हो चुका है कि जो रूलर्स हैं वो अपना रिलीजन अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर इम्पोज कर देते हैं कि आपको मेरा रिलीजन ही फॉलो करना पड़ेगा, बट इंडिया के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके अंडर 4 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 25 क्या है, दैट गिव्स द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। कंसाइंस का मतलब होता है कि हमारी खुद का जो ब्रेन है वो हमें बताता है कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, मतलब कि मैं कहीं किसी भी रिलीजन के अंदर फेथ रख सकती हूँ, प्रैक्टिस मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकती हूँ, एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। प्रोपगेशन मतलब मैं अपने जो रिलीजन है उसे स्प्रेड भी कर सकती हूँ, लोगों को बता सकते हैं हम कि मेरा रिलीजन जो है ये सिखाता है, सो यू कैन अट्रैक्ट द पीपल टूवर्ड्स योर रिलीजन। ठीक है, तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो ऐसी नहीं है कि वो बिल्कुल भी रिलीजन के बीच में इंटरफेयर ना करे। जब एक रिलीजन कुछ गलत सोशल इविल्स को जो है सपोर्ट करना शुरू कर देता है तब इंडियन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ता है ताकि सोसाइटी पीसफुली चल पाए। तो जैसे कि सती प्रथा फॉलो की जाती थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस जो लोगों की बलि दी जाती थी वो भी बिल्कुल गलत था। बाईगैमी मतलब कि एक ही पर्सन मोर देन 1 पर्सन के साथ मैरिज करता था, ये सारी चीजें जो हैं वो गलत थी। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर जो है इंटरफेयर करके इन तीनों चीजों को बिल्कुल खत्म किया। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है वो प्रैक्टिस की जा सकती है, बट सोसाइटी के जो है वेलफेयर के साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद है आर्टिकल 26, ये क्या कहता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। मतलब कि कोई भी अगर रिलीजन है वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदता है या फिर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी बनाता है उसे वो आराम से फ्रीली एडमिनिस्टर कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now coming to the 27th article, आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो टैक्स भरे अपने रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, किसी भी रिलीजन की मेंटेनेंस के लिए किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको अगर अपनी रिलीजन की मेंटेनेंस करनी है तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके बाद 28 है जो कि कहता है कि रिलीजियस एक्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं या फिर वर्शिप है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर किसी भी पर्सन को फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको ये रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो धार्मिक कोई भी बात चल रही है, कोई भी लेसन दिया जा रहा है, वो अगर उसे अच्छा नहीं लग रहा, ही कैन नॉट बी फोर्स्ड टू लिसन दैट। ये ज्यादातर जो है स्टेट फंड से चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर फॉलो किया जाता है। सो लेट अस रिवाइज व्हाट वी रेड। आर्टिकल 25 क्या करता है, ये फ्री कर देता है टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन। आर्टिकल 26 जो है रिलीजियस अफेयर्स को अपने आप मैनेज करने की फ्री। जो आर्टिकल 27 है वो एक पर्सन को रिलीज कर देता है कि उसके ऊपर कोई भी ऐसे इम्पोज नहीं कर सकता कि आपको टैक्स देना पड़ेगा ताकि आपका रिलीजन जो है उसकी प्रमोशन करी जाए, उसकी मेंटेनेंस करी जाए। आर्टिकल 28 जो है वो स्टूडेंट्स को रिलीज कर देता है कि जितने भी स्टेट फंड द्वारा, मतलब कि गवर्नमेंट के फंड द्वारा जो चलने वाले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहां पर उन्हें जो है एक पर्टिकुलर रिलीजन के वर्शिप करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। सो जो 5th राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
कल्चरल वर्ड से आपको याद रहेगा आर्टिकल 29 के अंदर क्या है, और एजुकेशनल वर्ड से आपको याद रहेगा आर्टिकल 30 के अंदर क्या है। तो इसके अंदर सिर्फ 2 आर्टिकल्स आते हैं। आर्टिकल 29 कहता है देयर इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज वो ऐसा ग्रुप है जिसमें जो पूरी एक रीजन में वो बहुत कम नंबर्स में आते हैं और उनकी जो लैंग्वेज है या फिर कल्चर है वो ज़्यादा लोगों से, दूसरे लोगों से जो है डिफरेंट है। ठीक है, तो इन माइनॉरिटीज़ की जो लैंग्वेज है मतलब कि इन्हें लिंग्विस्टिक प्रोटेक्शन दी गई है। लिंग्विस्टिक मतलब कि रिलेटेड टू लैंग्वेज, इन्हें और अपना कल्चर को प्रोटेक्ट करने का भी राइट दिया गया है। अब एजुकेशनल से याद रहेगा 30, आर्टिकल 30 कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो माइनॉरिटीज हैं उनके पास पूरा राइट है कि वो अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उसे एस्टैब्लिश करें, जैसे कि स्कूल और कॉलेज। राइट, सो जो सरदार हुक्म सिंह हैं उन्होंने बताया कि जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो माइनॉरिटी है इनके फियर्स को मेजॉरिटी समझे। जो माइनॉरिटी है उसके पास एक फियर है, एक डर है कि हमारे राइट्स को कोई वायलेट ना कर दे, तो मेजॉरिटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और माइनॉरिटी किसी भी कंट्री के अंदर तब ही सिक्योर्ड रह सकती है जब एक कंट्री की जो है वो सेकुलर है। वी हैव डिस्कस्ड इट, राइट। तो मेजॉरिटी कौन है? वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं, जैसे कि हिंदू इंडिया में, ठीक है। और माइनॉरिटी कौन है? वो लोग जो कि बहुत कम नंबर्स में हैं, जैसे कि क्रिश्चियंस जो हैं, क्रिश्चियंस आर इन वेरी लेस नंबर्स। तो सरदार हुक्म सिंह जी का ये कहना था। Now moving to the 6th right, that is right to constitutional remedies। ये right जो है बहुत important है क्योंकि हमने बहुत से rights तो दे दिए, बट क्या होगा अगर ये राइट्स जो है वॉयलेट कर दिए जाएं, इनका उल्लंघन कर दिया जाए और लोगों से ये राइट्स छीन लिए जाएं, तो अब लोग क्या करेंगे? व्हाट द पीपल विल डू। तो ये जो राइट है 6th राइट, वो ये चीज बताता है कि क्या हो सकता है, उसकी क्या रेमेडी है अगर किसी के भी जो राइट्स हैं वो वॉयलेट हो जाएं। तो जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने बताया कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है वो ही कॉल्ड दिस राइट एज हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये जो राइट है वो हर एक पर्सन को एक राइट देता है कि हर एक पर्सन जो है अगर उनका राइट जो है उसकी वॉयलेशन की गई है तो वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है कि मेरे जो राइट्स हैं उनकी वॉयलेशन हुई है एंड आई वांट अ सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके अंडर आता है आर्टिकल 32 ओनली। इस राइट के अंडर बताया गया है कि कोर्ट के पास एक स्पेशल ऑर्डर पास करने का अधिकार है जिसे बोला जाता है रिट। रिट जो है 5 तरीके की होती है और रिट जो है तब पास की जाती है जब राइट्स की वॉयलेशन की गई हो। तो आपको इजीनेस हो काफ़ी लर्न करने के लिए तो आपको एक एक्रोनियम दिया गया है, वाई द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP इज लाफिंग। MP हंसी क्यों? ठीक है, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। M फॉर मैंडमस, P फॉर प्रोहिबिशन, H फॉर हैबियस कॉर्पस, C फॉर सर्टियोरेरी एंड Q फॉर क्वा वारंटो। ठीक है, ये 5 रिट्स हैं। अब हम इन्हें जो है 1 by 1 डिस्कस करेंगे। यू शुड लर्न MP हंसी क्यों, मैंडमस प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, सर्टियोरेरी एंड क्वा वारंटो। सो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग MP। मैंडमस क्या है? एक ऐसी रिट है, एक ऐसा स्पेशल ऑर्डर है जिसके अंदर कोर्ट जो है एक ऑफिस होल्डर, किसी भी ऑफिसर को जो है ये रिट पास करेगी, ट्रांसफर करेगी कि आप जो है अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहे, जो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको काम करना है आप नहीं कर रहे। तो कोई भी ऑफिसर है अगर वो अपना काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है वो किसी के राइट्स की वॉयलेशन कर रहा है। तो ये जो मैंडमस है वो बताती है कि आपको अपनी लीगल ड्यूटी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो दिस वाज मैंडमस। मैंडमस क्या है? व्हेन द बंदा इज नॉट डूइंग हिज वर्क। ठीक है, मंदा
यू कैन लर्न इट एज कि बंदा इज नॉट डूइंग हिज वर्क, ठीक है। उसके बाद देखो प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब होता है कि मनाही कर देना। तो अगर फॉर एन एग्जाम्पल जो एक हायर कोर्ट है, हायर कोर्ट ने कहा लोअर कोर्ट को कि आप जिस केस के साथ डील कर रहे हो वो आपकी अथॉरिटी के अंडर नहीं आता। फॉर एन एग्जाम्पल कोई एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके अंदर आ गया है दूसरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का केस, तो जो हायर कोर्ट कहेगी कि ये आपकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा, उसे मनाही कर देगी कि आप इस केस को नहीं संभाल सकते, आप इसके बारे में कोई भी रूलिंग जो है वो पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोहिबिशन मतलब मनाही। हैबियस कॉर्पस क्या है? किसी भी अरेस्टेड पर्सन की जो है राइट को बताता है। अगर कोई भी अरेस्टेड पर्सन जो है उसे पेश नहीं किया गया अब तक कोर्ट में, तो हैबियस कॉर्पस को जो है ये रिट जो है जारी की जाएगी और उसे कहा जाएगा कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसे कोर्ट में लेके आया जाए। और अगर जो कोर्ट है उसे पता चलता है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसका जो अरेस्ट किया गया है वो गलत बेसिस पे किया गया है, ऐसा नहीं हो सकता, तो उस पर्सन को फ्री भी कर दिया जाएगा। अब अगला है सर्ट्यूरेरी। सर्ट्यूरेरी जो है ये क्या है कि अगर कोई भी कोर्ट है, हायर कोर्ट है हमारे पास, उसने रिट पास की कि लोअर अथॉरिटी के पास या फिर लोअर कोर्ट के पास अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो हायर कोर्ट में जो है ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है। तो आप कैसे लर्न कर सकते हैं इसे? सर्ट्यूरेरी सर, ठीक है। सर कौन होते हैं? जो बड़े होते हैं। तो सर को पास कर दिया जाए, मतलब कि जो हायर कोर्ट है उसे पास कर दिया जाए ये पेंडिंग केस, ठीक है। इस पेंडिंग केस को सर को पास कर दिया जाए, यू कैन लर्न सर्ट्यूरेरी, ठीक है। अब लास्ट वन है क्वाओ वारंटो। क्वाओ वारंटो जो है वो क्या है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो किसी ऑफिसर की ऑफिस में जो है बैठा हुआ है एंड ही इज डूइंग हिज वर्क, बट एक्चुअल में उसके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है वो काम करने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल कोई आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में पता नहीं कैसे वो अगर काम कर रहा है, तो जो कोर्ट है वो क्वाओ वारंटो वाली रिट पास करेगी कि आप जो हो एंटाइटल्ड नहीं हो इस ऑफिस के लिए, इसलिए आप ये जो ऑफिस है इसे होल्ड नहीं कर सकते। तो ये है क्वाओ वारंटो। आप इसे कैसे लर्न करेंगे? वारंट। वारंट मतलब गारंटी, कि किस गारंटी से आप इस ऑफिस में बैठे हैं, ठीक है, ऐसे लर्न कर सकते हो। तो मैंडेमस क्या करता है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा, प्रोहिबिशन जब भी उसकी जुरिस्डिक्शन मतलब उसके एरिया में अगर वो केस नहीं पड़ रहा तो वो नहीं सॉल्व कर सकते। हैबियस कॉर्पस क्या करता है? अरेस्टेड पर्सन जो है उसे राइट्स दिलवाता है। देन सर्ट्यूरेरी क्या करता है? पेंडिंग केस को हायर कोर्ट में लेके जाता है। देन क्वाओ वारंटो क्या करता है कि जो पर्सन एक्चुअल में ऑफिस में बैठने लायक नहीं है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, उसे जो है मनाही दे देता है कि यू कैन नॉट डू दिस जॉब। तो हमारी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी कंट्री है उसमें जुडिशरी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, पर और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि राइट्स के लिए काम करती हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑन विमेन, नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज, ठीक है। ये दो डिफरेंट नेशनल कमीशंस हैं जो कि विमेन एंड माइनॉरिटीज के लिए काम करती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द बॉक्स गिवन इन योर बुक, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो पहले के टाइम में दो टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस जो है एस्टैब्लिश करी गई। PUCL दैट इज पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड PUDR दैट वाज पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एस्टैब्लिश होने के बाद इन 1993 NHRC को एस्टैब्लिश किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो NHRC है उसके अंदर कौन कौन इसके मेंबर्स होंगे? फर्स्टली फॉर्मर का मतलब होता है एक्स, ठीक है। एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा जज होता है उसे बोलते हैं CJI, ठीक है। तो जो पहले पुराना CJI था अब नहीं है, फर्स्ट नंबर पे वो मेंबर होंगे। देन फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मतलब कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज अपॉइंट किए गए थे बट अब नहीं है, इसलिए वो इनके अंदर आएंगे, NHRC के मेंबर बनेंगे। और एक जो
ये भी वन जज होंगे, ये भी वन सीजेआई होंगे, और एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी इसमें रखा जाएगा, ठीक है। और क्या होगा कि 2 ऐसे पर्सन होंगे जिनके पास राइट्स के बारे में बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, ठीक है, वो भी होंगे। अब 5 टोटल मेंबर्स हो गए हैं एनएचआरसी के। एनएचआरसी एक्चुअल में करती क्या है? एनएचआरसी जो है जितने भी लोगों के राइट्स की वॉयलेशन हुई है उनकी कंप्लेंट्स के जो है सोल्यूशन निकालेगी। फिर उसके बाद जो जेल्स को जो विजिट करेगी कि वहाँ पे रहने वाले जो प्रिजनर्स हैं उनकी क्या कंडीशन है, और ये रिसर्च वर्क कराती है ऑन द टॉपिक ह्यूमन राइट्स, ठीक है। अब जो एनएचआरसी है उसकी बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि इसके पास बहुत से केसेस आए हैं अबाउट द पुलिस एक्सेसेस, मतलब पुलिस जब बहुत ज़्यादा अपने अथॉरिटी से ज़्यादा किसी के साथ बुरा कर दे, ऐसे केसेस आए हैं। कस्टोडियल डेथ जैसे केसेस भी आए हैं। और 2 मेन अचीवमेंट्स रही हैं आज तक की। पंजाब के अंदर जो डिसअपियर्ड यूथ थे उनके बारे में इन्होंने सोल्यूशन निकाला, और गुजरात के अंदर जितने भी रायोट्स हुए थे, मतलब कि दंगे हुए थे, उनका सोल्यूशन निकाला। तो इसकी लिमिटेशन भी है, बट एनएचआरसी जो है वो जुडिशरी के इक्वल नहीं है। इसमें क्या है कि जो एनएचआरसी है वो सिर्फ सजेस्ट कर सकती है टू द जुडिशरी या फिर गवर्नमेंट को कि आप जो है हमने ये रिसर्च करी है इन बारे में, आप जो है अपना डिसीजन लें, ठीक है, हमारी रिपोर्ट को देख के अपना डिसीजन लें। तो ये सिर्फ सजेस्ट करती हैं, ये प्रोसिक्यूशन नहीं करती, मतलब किसी भी केस की जो जजमेंट है वो नहीं देती। So in this we talked about the composition of NHRC, when it was established in 1993, then its functions, achievements and limitations. Thank you.